रीबर्थ ऑफ माई लिटिल किंग एपिसोड 16। अगला दिन सेंट पॉल कॉलेज। अभी नित्या के लेक्चर्स चल रहे थे और उसका पूरा ध्यान लेक्चर पर था। तभी वहां एक पियून आया जिसकी नजर पूरे क्लासरूम में घूमने लगी। जैसे ही उसने नित्या को वहां देखा, उसके होठों पर तेज स्माइल आई। जब प्रोफेसर ने उस पियून को देखा, वो चुप हो गए और उन्होंने उस पियून से पूछा, क्या हुआ? इस पर वो नित्या की तरफ देखकर बोला, नित्या अग्निवंशी अंडरस्को। उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही नित्या अलर्ट हुई और सब नित्या को देखने लगे। नित्या अपनी जगह पर खड़ी हुई और उसने पियून से पूछा, येस व्हाट हैपेंड? तभी वो नित्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, आपको बुला रहे हैं। उसकी बात सुनकर नित्या कंफ्यूज हुई और उसने क्लियरली पूछा, कौन कौन मुझे बुला रहा है? इस पर वो नित्या की तरफ देखकर बोला, आपकी फैमिली में से कोई है और वो प्रिंसिपल के ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर नित्या सोच में पड़ी और अपने मन ही मन बोली, कौन हो सकता है? और अगर आया है तो भाई या भैयू क्यों नहीं आए मुझे बुलाने? मुझे कुछ अजीब लग रहा है, पर आई नीड टू चेक। नित्या अभी उसके ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी राधिका ने नित्या से पूछा, नित्या क्या हुआ? नित्या ने झट से अपना सिर ना में हिलाया और उसे अपनी छोटी सी स्माइल देते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं देखकर आती हूँ। राधिका उसे परेशान देखकर उससे बोली, नित्या मैं चलूं क्या? राधिका की बात सुनते ही वो पियून राधिका को घूरने लगा। वहीं नित्या ने अपनी चोर नजरों से उसे राधिका को घूरते हुए देख लिया और वो समझ गई कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है। नित्या ने राधिका की तरफ देखकर अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं राधिका, तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ। नित्या ने एक नज़र उसके प्रोफेसर की तरफ देखा, जिन्होंने अपना सिर हाँ में हिलाकर उसे परमिशन दी। उनकी परमिशन मिलते ही वो उस पियून की तरफ आते हुए अपनी सबसे ठंडी आवाज में बोली, चलिए। वो पियून के साथ बाहर आई और अभी सभी के लेक्चर्स चल रहे थे, इस वजह से बाहर कोई भी नहीं था। पूरा कॉरिडोर और कॉलेज कैंपस खाली था। नित्या के दिमाग में अभी सवाल चल रहे थे, कौन हो सकता है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि आज कोई कॉलेज में आने वाला है। वो अभी उसके सोच में डूबी हुई थी कि तभी अचानक से उसके नाक पर किसी ने कपड़ा रख दिया जिसमें क्लोरोफॉर्म था। जैसे ही उस शख्स ने नित्या के नाक पर कपड़ा रखा, नित्या उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आह अंडरस्कोर लिव मी। तभी वो शख्स पीछे से ही नित्या के कान में बोला, ऐसे कैसे छोड़ दे? अगर मैंने तुमको छोड़ दिया तो मेरा बॉस मुझे नहीं छोड़ेगा। नित्या ने उसकी बात सुनी और अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। नित्या पूरी तरह से शॉक्ड होते हुए बोली, बॉस अंडरस्कोर। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई और क्लोरोफॉर्म की वजह से बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मुंबई के वेस्ट साइड में एक आइसोलेट स्टोरेज हाउस था, जहां नित्या जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। वहां पर काफी अंधेरा था, पर वहां जगह जगह से रोशनी आ रही थी, जो नित्या की छोटी सी बॉडी पर पड़ रही थी और इसी वजह से उसकी बॉडी उस अंधेरे में भी चमक रही थी। कुछ मिनटों बाद नित्या को होश आने लगा और उसने अपनी आंखें खोली। अभी उसके सिर में काफी दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसने अपना सिर पकड़ा और उसके मुंह से दर्द भरी सिसकी निकली। आह, मेरा सिर इतना क्यों फटा जा रहा है? तभी उसकी नजर उसके आस पास मौजूद जगह पर घूमने लगी और वो अपने पैरों पर खड़ी होते हुए खुद से ही बोली, मैं ये कहाँ हूँ और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? वो इंसान क्या बोल रहा था कि उसका बॉस उसे नहीं छोड़ेगा अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो? अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली और वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान, इसका मतलब वो उस मैक्स का आदमी था और मैं अंडरस्कोर। वो इतना बोल ही रही थी कि तभी वहां का दरवाजा खुला, जिससे उस अंधेरे कमरे में रोशनी फैल गई। तभी मैक्स उसके आदमियों के साथ वहां आया और वो पियून भी उसके साथ था, पर अभी वो पियून की यूनिफॉर्म में नहीं पर उसके ब्लैक यूनिफॉर्म में था, जो मैक्स के सभी आदमियों ने पहन रखा था। उसे उन लोगों के साथ देखकर नित्या को ये समझने में वक्त नहीं लगा कि वो उसका आदमी है। मैक्स नित्या के आगे आया और उसी पल मैक्स के एक आदमी ने वहां चेयर लाई, जिस पर मैक्स अपने पैर पर पैर रखकर बैठ गया। अभी नित्या अपने ब्लैंक फेस एक्सप्रेशन के साथ उसे ही देख रही थी, पर उसकी आंखों में अब बिल्कुल भी डर नहीं था। मैक्स नित्या की तरफ देखकर अपनी तेज स्माइल के साथ बोला, तूने बिल्कुल सही सोचा लड़की, वो मेरे ही आदमी थे और तू किडनैप हो गई है। उसकी बातों से नित्या का सारा शक यकीन में बदल गया और वो अपनी सबसे बुरी शक्ल बनाकर मैक्स को देखते हुए बोली, ओह, तो तुम हो मैक्स। वैसे भैयू ने सच कहा था कि तुम्हारी शक्ल सुअर की तरह है, पर तुम तो उनसे भी ज्यादा गंदे दिखते हो। छी छी। उसकी बात सुनकर मैक्स के सारे आदमी नित्या को ही घूर रहे थे,
जो नित्या को भी महसूस हो रहा था, पर उसने उन लोगों पर उतना ध्यान नहीं दिया। मैक्स ने नित्या की बात सुनी, जिस वजह से उसकी मुठ्ठियां कस गई और वो खुद भी नित्या को घूरने लगा। पर अचानक से उसके सभी फेस एक्सप्रेशन बदल गए और अब उसके होठों पर उसकी सबसे घिनौनी मुस्कान थी। मैक्स अपनी चिल जैसी नजरों से नित्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और फिर अपनी जगह पर से उठते हुए अपनी शैतानी स्माइल के साथ बोला, मैं सिर्फ गंदा दिखता नहीं पर बहुत गंदा हूं और अब तुझे सब पता चलेगा। वैसे मानना पड़ेगा, तू तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है। जैसे ही नित्या ने उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा, वो उस पर अपनी आवाज चढ़ाकर बोली, अबे ओए सुअर की औलाद, अगर मेरे पास भी आया तो मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगी कि तू कभी किसी लड़की के पास जाना तो दूर पर लड़कियों के नाम से ही काम जाएगा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैक्स खुद हक्का बक्का रह गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी वो नित्या को देखकर गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोला, अच्छा तो तुझ में बड़ी अकड़ है, होंगी भी क्यों नहीं तू उस संकल्प शेखावत की बहन जो है। उसकी बात सुनकर नित्या ने कुछ पलों तक उसकी तरफ देखा और फिर उसे अपने बोर एक्सप्रेशन देते हुए बोली, बस इतना ही पता है तुझे कि मैं उनकी बहन हूं, पर उसके अलावा तूने मेरी पूरी कुंडली नहीं निकाली। नित्या की बातें उसे पूरी तरह से चौंका रही थी और नित्या के अंदर जो हिम्मत थी, उसे देखकर वो खुद दंग रह गया था। पर अभी नित्या की बात सुनकर अभी वो खुद कंफ्यूज था, जिस वजह से उसने अपनी आंखें सिकुड़ ली और नित्या से पूछा, क्या मतलब। अब नित्या ने अपनी बुरी सी शक्ल बनाई और उस पर गुस्सा करते हुए बोली, अरे यार कैसा किडनैपर है तू। अपने शिकार को किडनैप करने से पहले उसके बारे में पूरा पता लगाते हैं, पर तूने तो सिर्फ एक ही बेसिस पर मुझे किडनैप कर लिया। अभी मैक्स ने स्टीव की तरफ देखा, जो खुद क्लूलेस होकर नित्या को देख रहा था। इस वक्त स्टीव को उसके बॉस से डर लग रहा था, क्योंकि नित्या उनके लिए एक मिस्ट्री जैसी बन रही थी। नित्या की बातें, उसकी हिम्मत और हौसला उन सबको चौंका रहा था। वो 5-2 की लड़की उन पहाड़ जैसे आदमियों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर रही थी। जहां वो सब नित्या को देख रहे थे, वहीं नित्या की नजरें मैक्स पर टिकी हुई थी। अचानक से नित्या के फेस एक्सप्रेशन चेंज हुए और वो मैक्स को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए उसे चिढ़ाते हुए बोली, मैक्स बस इतना सोच कि मेरे भाई से बदला लेने के लिए तुझे मेरी एक लड़की की जरूरत पड़ रही है, तो तू क्या सच में मर्द है। अरे तू एक लड़की के पीछे छिपकर उसके आड़ में अपना बदला ले रहा है। और सो सैड, इतने बुरे दिन आ गए तेरे। इतना कहकर वो खुद मैक्स पर हंसने लगी और अभी उन सभी के मुंह खुले के खुले ही रह गए थे। अब मैक्स बुरी तरह से तिलमिला गया था, क्योंकि नित्या ने सीधे उसके मर्दानगी पर उंगली उठाई थी, जिस वजह से उसका ईगो हर्ट हुआ। अगले ही पल मैक्स ने नित्या के सिल्की बालों को अपनी मुट्ठी के जकड़ लिया और अपनी गुस्से भरी आवाज में उससे बोला, तू बहुत जुबान चलती है तेरी अंडरस्को। अब नित्या भी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उसे घूरकर बोली, हाँ तो बोलने पर तेरे बाप ने टैक्स लगाया है क्या। अगले ही पल मैक्स ने नित्या के नाजुक से गाल पर थप्पड़ मारा, जिस वजह से नित्या जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली, आह अंडरस्को। नित्या को उसके होठों के किनारे पर कुछ महसूस हुआ। जब उसने अपनी उंगली से टच करके देखा, उसे वहां खून दिखा। मैक्स के थप्पड़ की वजह से नित्या के होठों के किनारे से खून निकल रहा था, फिर भी उसकी आंखों में डर नहीं था। वो मैक्स की आंखों में आंखें डालकर उसे घूर रही थी। जब मैक्स ने नित्या की बेखौफ नजरों को अपने ऊपर देखा, वो अपने पंजों के बल उसके पास बैठ गया और उसे अपनी आंखें दिखाकर बोला, ए लड़की, अपनी आंखें नीचे कर वरना मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। इस पर नित्या ने अपना सिर ना में हिलाया और अपनी ठंडी आवाज में उससे बोली, आई एम द प्रिंसेस, और तूने देखा है किसी प्रिंसेस को उसकी नजरें झुकाते हुए। मेरे आगे तुझ जैसे कुत्ते की नजर झुकेगी, मेरी नहीं। पर यहां तो तू खुद मेरे आगे झुक गया। इसी के साथ नित्या फिर से मैक्स के मुंह पर हंसने लगी, उसके आदमियों के आगे उसका मजाक बनाने लगी। नित्या मैक्स को बहुत बुरी तरह से ट्रिगर कर रही थी और वो बार बार उसके आदमियों के आगे उसे नीचा दिखा रही थी, उसकी इंसल्ट कर रही थी। अब शायद मैक्स के सब्र का बांध भी टूटने लगा था, जिस वजह से वो पूरी तरह से उसके शैतानी रूप में आते हुए बोला, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूं अंडरस्को। नित्या वहां से उसके पैरों पर उठ खड़ी हुई और मैक्स को देखकर बोली, क्या दिखाएगा कि तू कितना बड़ा लूजर है। तुझे क्या लगा कि तू मुझे अपने इन कुत्तों को बोलकर यहां लेकर आएगा तो तू अपना बदला मेरे बड़े भैया से ले लेगा। नहीं नहीं, ये तेरी सबसे बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि तुझे तो मेरे बारे में एक बहुत जरूरी बात पता ही नहीं। इससे पहले मैक्स कुछ करता या बोलता, नित्या ने उसकी तरफ देखकर उससे पूछा, तूने श्रेष्ठ अग्निवंशी का नाम सुना है।
श्रेष्ठ का नाम सुनते ही एक पल के लिए मैक्स के माथे पर पसीना जमने लगा और उसके आदमियों के चेहरे पर भी डर फैल सा गया, पर उन लोगों ने अपने डर को काबू में कर लिया। तभी मैक्स नित्या की तरफ देखकर अपनी नफरत भरी आवाज में बोला, उसको कौन नहीं जानता, और वैसे भी वो उस संकल्प का भाई है अंडरस्को। उसकी बात सुनकर नित्या उसे अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए बोली, चल अभी मैं तुझे मेरा पूरा इंट्रो कराती हूँ, जिसे सुनकर पक्का तेरे पैरों तले की जमीन ही खिसक जाएगी। नित्या ने मैक्स की तरफ देखा और उसे अपनी तेज स्माइल देते हुए अपनी घमंड भरी आवाज में बोली, जिस श्रेष्ठ अग्निवंशी का नाम सुनकर तेरे चेहरे का सारा रंग ही उड़ गया, मैं उसी श्रेष्ठ अग्निवंशी की बीवी हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ प्रोपरली। हेलो पिग, आई एम मिसेज नित्या श्रेष्ठ अग्निवंशी। इसकी बात सुनते ही मैक्स उसकी तरफ देखकर बोला, ये क्या बकवास है और तू अपने आप को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही है ना? इस पर नित्या अपनी आंखों को रोल करके अपना मुंह बनाते हुए बोली, पहली बात तो मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है तुझसे झूठ बोलने के लिए? वैसे भी ये बकवास नहीं सच है, जिसे सुनकर अभी तेरा दिमाग हिल गया है और तुझे चक्कर आ रहे हैं, है ना? अभी वो ब्लैंक होकर नित्या को ही देख रहा था। उसे ऐसे देखकर नित्या ने उससे पूछा, क्या हुआ? ये सोचकर डर लग रहा है कि अभी मेरे श्रेष्ठ तेरा क्या हाल करेंगे? अब सबकी नजरें नित्या पर थी और सभी उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। वहीं नित्या मैक्स की तरफ देखकर उसे मॉक करते हुए बोली, नहीं नहीं, डर लगना भी चाहिए। अब मुझे छोड़कर सारी दुनिया ही उनसे डरती है, तो तू क्या कोई शहंशाह है जो तुझे उनसे डर नहीं लगेगा? अचानक से नित्या के होठों पर स्माइल आई, जिसके बाद वो मैक्स की तरफ देखकर अपनी झूठी हमदर्दी भरी आवाज में बोली, वैसे मेरे बड़े भैया के साथ साथ मैं मेरे हब्बी की भी जान हूं, और तूने उनकी जान को थप्पड़ मारा, उसका खून बहाया, तो अब तू खुद ही सोच कि वो तेरा क्या हश्र करेंगे। अब तेरा क्या होगा मैक्सी? नित्या की बातें सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो नित्या के गले को पकड़ते हुए बोला, तू बहुत सोच रही है और सब गलत सोच रही है, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता अंडरस्को। नित्या उसकी पकड़ को अपने गले पर से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अपनी मौत से भी नहीं, बस कुछ मिनट और फिर तुझे तेरी मौत के दर्शन भी हो जाएंगे। अब मैक्स नित्या को अपनी हवस भरी नजरों से देखते हुए अपनी गंदी आवाज में बोला, इससे पहले मैं तुझे मेरे असली रूप के दर्शन कराऊंगा। नित्या उसकी हवस भरी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी और उसे मैक्स से बहुत ज्यादा घिन भी आ रही थी, पर उसने खुद ये रास्ता चुना था। उसे उसके बड़े भैया के लिए ये रिस्क उठाना ही था और उसने उठाया भी, जिसके लिए उसे बहुत कुछ झेलना पड़ सकता था। उसकी एक छोटी सी गलती से उसकी जान के साथ साथ उसकी इज्जत भी जा सकती थी। नित्या को भले ही उसकी जान की परवाह नहीं थी, पर वो अपनी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दे सकती थी। उसकी हवसी नजरों को अपने ऊपर महसूस करके नित्या अपने मन ही मन बोली, मैं जानती हूं कि तू क्या चाहता है, पर जो तू चाहता है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। मेरी बॉडी और मेरी रूह सब कुछ मेरे श्रेष्ठ का है, और मैं उनकी नित्या को तुझे जैसे कमीने के हाथ तो नहीं लगने दूंगी। अचानक से नित्या पागलों की तरह हंसने लगी, जिसे देखकर वो सब और भी ज्यादा पागल होने लगे। वहीं नित्या मैक्स की तरफ देखकर बोली, तुझे क्या लगा कि तू मुझे यहां लेकर आया? नित्या के होठों पर उसकी सबसे भयानक स्माइल आई और वो मैक्स को अपनी तीखी नजरों से घूरते हुए बोली, नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से यहां आई हूं, और अब देखना कि थोड़ी देर में तेरे साथ क्या क्या होता है। मैक्स ने नित्या का गला पकड़ा हुआ था और उसकी वजह से नित्या के गले पर उसके उंगलियों के निशान छप रहे थे। नित्या की बातों से मैक्स पूरी तरह से बौखला गया था और साथ ही उसके आदमी भी नित्या को ऐसे देख रहे थे जैसे वो उसे कच्चा ही चबा जाएंगे। मैक्स ने नित्या को बहुत जोर से जमीन पर धक्का दिया, जिस वजह से नित्या एक फोर्स के साथ सख्त जमीन पर गिरी। नीचे गिरने की वजह से नित्या की मुलायम सी पीठ बुरी तरह से छिल गई और उसकी कमर में भी चोट आई। नित्या की बॉडी में एकदम से जो दर्द उठा उसकी वजह से उसकी जान निकलने लगी, पर उसे अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा दिया। नित्या उस कमीने इंसान के आगे अपना दर्द दिखाकर खुद को कमजोर नहीं दिखा सकती थी, पर अंदर ही अंदर वो बुरी तरह से मर रही थी। नित्या की पूरी बॉडी में दर्द की लहर फैल गई थी, पर उसने अपने चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी। नित्या ने अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से मैक्स को देखा और अपनी नफरत और घिन भरी आवाज में बोली, तुझे पता भी है कि तेरी सही जगह कहाँ है? तेरी सही जगह लोगों के बीच में नहीं, पर किसी गंदी नाली में है, क्योंकि तू खुद एक गंदी नाली का कीड़ा है और यही तेरी सच्चाई भी है। अब नित्या के होठों पर उसकी शैतानी स्माइल थी। वही जब मैक्स ने नित्या की बात सुनी, वो ज्वालामुखी की तरह उबलने लगा।
मैक्स ने नित्या के जबड़े को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ा और उसे दबाते हुए उस पर चिल्लाकर बोला, तू बहुत जुबान चला रही है अपनी। अभी मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि तू कभी भूल नहीं पाएगी, और तेरा जो ये घमंड है उसे तो मैं अपने इन जूतों के नीचे रौंद दूंगा। नित्या की बॉडी कमजोर थी और अभी उसमें मैक्स से लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, पर उसे चिंता तो किसी और ही चीज की थी। वो अपनी लाल आंखों से मैक्स को देखकर अपने मन ही मन सोचने लगी, मैंने अब तक इसका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब और नहीं कर सकती। प्लीज श्रेष्ठ आ जाइए, अब आपकी नित्या को आपकी जरूरत पड़ेगी। मैक्स का हाथ नित्या के जबड़े पर था और उसे मैक्स के टच से ही छीन आ रही थी। अगले ही पल नित्या ने वो कर दिया जिसके बारे में ना तो मैक्स ने कभी सोचा था और ना ही उसके किसी पालतू कुत्ते ने। नित्या मैक्स के चेहरे पर थूकते हुए बोली, गटर का कीड़ा, तू मुझे हाथ लगाएगा और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू शेखावत की बेटी और अग्निवंशी की बहू को छू पाए। अब तो मैक्स के सभी आदमी मैक्स की तरफ देख रहे थे, जिसने गुस्से की वजह से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जब उसने अपनी आंखें खोली, नित्या को उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन नजर आने लगा। अचानक से नित्या ने अपने पैरों को मूव किया और मैक्स के पाट पर एक जोरदार किक मारी, जिस वजह से मैक्स जमीन पर गिर पड़ा। जहां मैक्स दर्द से तड़प रहा था, वहीं नित्या उसे तड़पता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी। नित्या की इस हरकत ने वहां मौजूद मैक्स के हटे कट्टे पहाड़ जैसे आदमियों के पसीने छोड़ दिए और वो सब डर गए। वो सब उनकी आंखों के आगे मैक्स को तड़पते हुए देख पा रहे थे और उन्हें अब अपनी चिंता हो रही थी। उस छोटी सी लड़की ने उन सबके चेहरे पर दहशत फैला दी, जिस वजह से वो सब पीछे हट गए थे। पर मैक्स को शायद अभी भी अक्ल नहीं आई थी, जिस वजह से वो नित्या को घूर रहा था। जब मैक्स थोड़ा नॉर्मल हुआ, वो गुस्से में फूलते हुए नित्या की तरफ आया और बोला, बहुत हाथ पैर चल रहे हैं ना तेरे, मैं इनको ही काट देता हूं। इसी के साथ उसने एक तेज धार वाला चाकू निकाला, जिसे देखते ही नित्या घबरा गई। मैक्स ने नित्या पर हमला करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, जिसे देखते ही नित्या ने अपना सिर नामे हिलाया और अपने हाथों से अपने चेहरे को कवर करते हुए बोली, नहीं अंडरस्को। इससे पहले मैक्स के हाथ में मौजूद वो चाकू नित्या को छूता, वहां गोली चलने की आवाज आई और उसी के साथ मैक्स की आवाज भी वहां गूंज उठी, आह। जैसे ही नित्या ने उसकी आवाज सुनी, उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो चाकू नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था और मैक्स के हाथ से खून निकल रहा था। नित्या ने उस तरफ देखा जहां से गोली चली थी। उसे वहां वो सातों और श्रेष्ठ संकल्प के बॉडीगार्ड्स दिखे। उन लोगों को देखते ही नित्या के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई। जब श्रेष्ठ की नजर नित्या पर पड़ी, उसकी हालत देखकर श्रेष्ठ के चेहरे के सभी एक्सप्रेशन बदल गए। श्रेष्ठ ने अंदर एक गुस्से की आग भड़क उठी और वो मैक्स को घूरते हुए अपनी सबसे भयानक आवाज में बोला, तू उसके हाथ पैर काटेगा और मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। जब मैक्स ने श्रेष्ठ को वहां देखा, वो घबरा गया और बोला, श्रेष्ठ अग्निवंशी अंडरस्को। श्रेष्ठ उसे अपनी तेज स्माइल देते हुए बोला, श्रेष्ठ अग्निवंशी नहीं, तेरी मौत। यही सोच रहा होगा ना तू कि मैं यहां कैसे आया। फ्लैशबैक सेंट पॉल कॉलेज। नित्या ने उस पियून के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखे और अपने मन ही मन सोचने लगी, मैं ऐसे ही इसके साथ नहीं जा सकती। ये पक्का उस सुवर मैक्स का आदमी है, मुझे कुछ करना होगा। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो अपने मन ही मन बोली, हाँ याद आया, मेरा लॉकेट। श्रेष्ठ ने कहा था कि जब भी मैं खुद को किसी खतरे में महसूस करूं और मुझे कुछ भी समझ में ना आए, मैं इस लॉकेट में मौजूद इस बटन को प्रेस कर दूं। नित्या ने उसके गले में मौजूद लॉकेट में लगी उस बटन को प्रेस किया और सोचने लगी, श्रेष्ठ प्लीज जल्दी आइएगा, आज पता नहीं क्या होगा। आज पहली बार मैं खुद से कोई खतरा मोल ले रही हूँ। गनू बाप्पा मेरा साथ देना। वहीं दूसरी तरफ श्रेष्ठ संकल्प, आर्य, अभिषेक और सिद्धार्थ के साथ बैठा था कि तभी अचानक से उसे फोन में एक अलार्म ट्यूब बजने लगा। जैसे ही उसने फोन देखा, वो अपनी जगह पर से उठ खड़े होते हुए चिल्लाया, मेरी नित्या खतरे में है। उसकी बात सुनते ही वो सब अलर्ट हुए और सिद्धार्थ श्रेष्ठ से बोला, ये तू क्या बोल रहा है यार, और वो तो कॉलेज गई है। कॉलेज में नीरव और रियान उसके साथ होते हैं अंडरस्को। आर्य उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए बोला, पर वो लेक्चर्स के टाइम पर उसके साथ नहीं होते। संकल्प ने तुरंत रियान को कॉल किया। इधर रियान का भी लेक्चर चल रहा था, पर वो कभी अपने फोन को बंद या साइलेंट पर नहीं रखता था। जब तक कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी नहीं होती तब तक उन दोनों को उनके क्लास टाइम पर कोई परेशान नहीं करता था।
अगर इस दौरान उनका फोन बजा मतलब कोई जरूरी बात है। अभी रियान का फोन बजने लगा, जिस वजह से क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स और उसके प्रोफेसर भी उसकी तरफ देखने लगे। रियान ने उनको इग्नोर किया और फोन चेक किया, जिस पर भाई संकल्प नेम फ्लैश हो रहा था। रियान ने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत फोन उठाया। इससे पहले रियान कुछ बोलता उसे दूसरी तरफ से संकल्प की चिंता भरी आवाज सुनाई दी, रियान, सबसे पहले जाकर नित्या को देख। उसकी बात सुनते ही रियान ने कंफ्यूज होते हुए उससे पूछा, क्या हुआ भाई अंडरस्को। संकल्प उसकी बात को बीच में ही काटकर उस पर चिल्लाते हुए बोला, मैंने जो बोला वो करना। उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर रियान डर गया और रूम से बाहर भागते हुए बोला, अभी जा रहा हूं। जब रियान कॉरिडोर में आया तभी उसकी नजर नीचे कॉलेज के मेन डोर पर गई, जहां से वो लोग बेहोश पड़ी नित्या को लेकर भाग रहे थे। उन्हें देखते ही रियान के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई और वो बोला, व्हाट द फक। संकल्प ने अलर्ट होते हुए अपने छोटे भाई से पूछा, क्या हुआ रियान, नित्या ठीक है ना। रियान ने अपना सिर ना में हिलाया और पैनिक करते हुए बोला, भाई मैंने दो लोगों को नित्या को लेकर जाते हुए देखा। आई एम डेमन श्योर ये उस मैक्स का ही काम है। संकल्प ने श्रेष्ठ की तरफ देखा, जो अब उसे ही देख रहा था। संकल्प ने अपना सिर हिलाया और तभी उसे आगे से रियान की आवाज आई, मैं नीरव के साथ यहां से निकल रहा हूं, आप प्लीज उसकी लोकेशन ट्रेस करो और मुझे बताओ। इसी के साथ उसने फोन रखा। इधर श्रेष्ठ संकल्प की तरफ देखकर बोला, भाई लेट्स लिव, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और वो एक हैवान है जिसके पास मेरी नित्या बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगी। अब तो संकल्प भी अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, अगर उस कुत्ते की वजह से मेरी प्रिंसेस को एक खरोच तक आई तो मैं उसका इतना बुरा हाल करूंगा कि वो कभी अपने किसी भी जन्म में हमसे उलझने की गलती नहीं करेगा। अब अभिषेक ने कंफ्यूज होते हुए श्रेष्ठ से पूछा, श्रेष्ठ हमें उसका पता कैसे चलेगा। इस पर श्रेष्ठ अभिषेक से बोला, भाई जब तक मेरा दिया हुआ लॉकेट उसके गले में है तब तक हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। अब आर्या अपने माथे को अपनी उंगलियों से रब करते हुए बोला, हाँ पर उस कुत्ते का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी बेबी का लॉकेट निकाल देगा और उसके ऐसा करने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। इसी के साथ वो लोग वहां से निकल गए। फ्लैशबैक एंड अब मैक्स की आंखों में गुस्सा था और वो नित्या को अपनी नफरत भरी आंखों से घूरते हुए अपने मन ही मन बोला, इस लड़की की वजह से मैं फंसा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी नजर उस चाकू पर पड़ी जो जमीन पर पड़ा हुआ था। अगले ही पल उसने वो चाकू उठाया और उससे नित्या के हाथ पर हमला कर दिया। नित्या की नाजुक और मक्खन जैसी मुलायम स्किन को छूते ही उस चाकू ने नित्या के हाथ में एक गहरा कट लगा दिया, जिस वजह से नित्या के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली, आह मम्मा। नित्या को ऐसे देखकर वो सातों लोग एक साथ चिल्लाए, नित्या प्रिंसेस। नित्या ने झट से अपना खून से लथपथ हाथ पकड़ा जो तेजी से कांप रहा था। वो लोग भागते हुए नित्या की तरफ आए और मैक्स पागलों की तरह हंसने लगा। श्रेष्ठ और संकल्प के गार्ड्स ने मैक्स के आदमियों को पकड़ लिया था और अब रॉय ने भी मैक्स को पकड़े रखा। श्रेष्ठ नित्या के पास आया और उसने नित्या का बहता खून रोकने के लिए उसके हाथ पर रुमाल बांध दी। तभी उसका ध्यान नित्या के गालों पर मौजूद उंगलियों के निशानों पर पड़ा। गालों के साथ साथ नित्या के गले और जबड़े पर भी उंगलियों के निशान थे, जिसे देखते ही श्रेष्ठ पूरी तरह से बौखला गया। वो सब तो उन लोगों ने भी नोटिस किया और उनका भी खून खौल रहा था। श्रेष्ठ को देखते ही नित्या उसके सीने से लग गई। वैसे अब तक नित्या ने अपनी हिम्मत बांधे रखी थी, पर जैसे ही उसने श्रेष्ठ और अपने भाइयों को देखा उसकी सारी हिम्मत टूट गई। वो श्रेष्ठ की बाहों में बुरी तरह से रोते हुए बोली, श्रेष्ठ ये बहुत गंदा है, इसे मत छोड़ना, बहुत बहुत बुरा है ये। नित्या की बात सुनकर श्रेष्ठ अपनी गहरी आंखों से मैक्स को देखते हुए नित्या से बोला, आई प्रॉमिस मेरी जान, आपकी आंखों से निकले हुए आंसू और उसकी बॉडी से निकले हुए खून का बदला तो इसे चुकाना ही होगा और बहुत बुरी तरह से चुकाना होगा। संकल्प नित्या के हाथ से बहते खून की तरफ देखकर बोला, नीरव अभी बच्ची को लेकर जाओ यहां से, हम इन कुत्तों को इनकी असली जगह पहुंचा कर आते हैं। उन दोनों ने उनका सिर हिलाया और नित्या श्रेष्ठ की तरफ देखने लगी। श्रेष्ठ ने बिना किसी की परवाह किए नित्या के होठों पर धीरे से किस किया और उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, यू आर माई प्राइड बेबी, और जिसने आपको गंदी नीयत से छूने की कोशिश की मैं उसके हाथ काट दूंगा। श्रेष्ठ नित्या के माथे को चूमने के बाद उसे समझाते हुए बोला, आप आपके अभी भाई और भैयू के साथ जाओ, क्योंकि आपको इतनी चोट लगी है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा और ज्यादा हर्ट हो। हम
नित्या ने बस अपना सिर हिलाया और तभी अभिषेक नित्या के पास आकर बोला, लिटिल बड अंडरस्को। जैसे ही नित्या ने उसे देखा, वो अपनी रुआसी आवाज में बोली, अभी भाई, पेन हो रहा है। अभिषेक नित्या को अपनी बाहों में लेकर बोला, शश, हम अभी यहां से चलते हैं बच्चे, फिर भाई ठीक कर देंगे आपको। अचानक से उसने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, मैं इन लोगों को उस सुअर के साथ छोड़कर नहीं जाऊंगी। उन्हें नित्या की जिद पता थी और इसी वजह से श्रेष्ठ अपनी सर्द आवाज में नित्या से बोला, नित्या, आई सेड गो विथ देम। आपके श्रेष्ठ और आपके भाई इतने कमजोर नहीं हैं कि इनके जैसे कल के आए सड़क छाप गुंडे हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। उसकी इतनी भयानक आवाज सुनकर नित्या की सिसकी निकल गई, जिसे देखकर श्रेष्ठ का दिल टूटने लगा, पर वो अभी इमोशनल होकर अपना होश नहीं खो सकता था। अभिषेक ने नित्या को उसकी गोद में उठाया और बोला, चलो बेटा। जैसे ही अभिषेक का हाथ नित्या की पीठ और कमर पर लगा, नित्या की बॉडी में दर्द तेजी से फैल गया और साथ ही साथ उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। नित्या ने अपने दर्द को कंट्रोल करने के लिए अभिषेक की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उन दोनों ने नित्या के एक्सप्रेशन देखे, पर उन्हें लगा कि नित्या उसके हाथ पर लगे कट की वजह से इतने दर्द में है, पर वो कहाँ जानते थे कि उसकी बैक और कमर बुरी तरह से अफेक्टेड है। नित्या ने अभिषेक की तरफ देखा और रोते हुए बोली, भाई, हॉस्पिटल नहीं प्लीज। उसकी बात सुनकर अभिषेक नित्या के माथे पर किस करते हुए बोला, आपने यहाँ पर इतनी बहादुरी दिखाई और अब आप हॉस्पिटल से डर रहे हो। दिस इज सो बैड बच्चे। नित्या ने उसकी तरफ देखा और अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछा, भाई, वो लोग ठीक तो होंगे ना? अब नीरव उसके सवाल का जवाब देते हुए बोला, अरे आप उनकी चिंता मत करो मन की। आज वो लोग उनकी ऐसी हालत करेंगे कि उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो गाड़ी के पास आए और नीरव ने झट से नित्या के लिए पीछे का दरवाजा खोला। वही अभिषेक नित्या को पीछे की सीट पर बिठाते हुए बोला, हाँ, आप बिल्कुल मत डरो, पर देखो बेटा, बहुत खून बह रहा है। यू नीड मेडिकल हेल्प। जैसे ही नित्या की पीठ गाड़ी की सीट के कांटेक्ट में आई, उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी। नित्या को ऐसे रोता देखकर वो दोनों भी घबरा गए। वहीं नित्या से एक सेकंड भी वैसे बैठा नहीं गया, इसीलिए वो उस सीट पर अपने पेट के बल लेट गई। जब उन दोनों ने नित्या की इस हरकत को देखा, वो समझ गए कि कुछ तो छिपा हुआ है, जो अब तक उन्हें पता नहीं चला। अचानक से अभिषेक की नजर नित्या के टॉप के बैक साइड पर पड़ी, जिस पर अभी खून लगा हुआ था। उस खून को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई और अगले है पल उसने नित्या का टॉप ऊपर उठाकर देखा, जिसे देखने के बाद उसके साथ साथ नीरव की सांसें भी उसके गले में ही अटक सी गई। उन्होंने देखा कि नित्या की पीठ बहुत बुरी तरह से छिल गई थी और उसमें से खून भी आ रहा था। अभिषेक ने नित्या का टॉप नीचे किया और नित्या के बालों को सहलाते हुए बोला, बच्चे, आपको पीठ पर बहुत बुरी तरीके से लगी है। आपको और कहीं लगी है बेटा, बोलिए। नित्या बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोते हुए बोली, मेरी कमर भाई, मैं हाथ भी नहीं लगा पाऊंगी, इतना दर्द हो रहा है। उस सुअर ने मुझे बहुत जोर से पुश किया, तभी मुझे पीठ और कमर पर लगी। बहुत दर्द हो रहा है भाई। को ऐसा लग रहा है जैसे ये दर्द मेरी जान ले लेगा। नीरव दूसरी तरफ से आकर नित्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, ऐसा नहीं बोलते बेटू, हम सब हैं ना, और अभी भाई है, वो जल्दी जल्दी आपको ठीक कर देंगे और आपके सभी पेन को गायब भी कर देंगे, क्यों भाई? अभिषेक ने अपना सिर हिलाया और नित्या के बालों को सहलाते हुए बोला, हमारी ये छोटी सी परी फाइटर है और ये अब अपने दर्द से भी फाइट करेगी। अचानक से नित्या का गला सूखने लगा और वो उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए अपनी धीमी आवाज में उनसे बोली, भैयू भाई, पानी चाहिए। नीरव ने नित्या की बात सुनी और बोला, एक सेकंड बच्चा। उसने गाड़ी से पानी की बोतल ली और अभिषेक ने नित्या को बहुत ध्यान से अपनी गोद में बिठाया और उसे पानी पिला दिया। नित्या ने सिर्फ 2 घूंट पानी पिया, जिसे देखकर अभिषेक ने उससे पूछा, हो गया? नित्या ने अपना सिर उसके सीने पर रखा और अपनी अटकती हुई आवाज में बोली, भाई अक, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब अभिषेक ने नीरव की तरफ देखा, जो खुद घबरा गया। अभिषेक नीरव से बोला, नीरव जल्दी चल, ब्लड लॉस की वजह से इसे चक्कर आ रहे हैं। नीरव ड्राइविंग सीट पर बैठा और अगले ही पल उसकी गाड़ी मुंबई की सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगी। नित्या ने अभिषेक की तरफ देखा और अपनी रुआसी आवाज में बोली, हॉस्पिटल नहीं। नित्या की जिद देखकर अभिषेक उसके आगे झुकते हुए नीरव से बोला, नीरव, अग्निवंशी विला चल, ये लड़की जिद्दी है, नहीं मानेगी।
नीरव ने अपना सिर हिलाया और उसकी गाड़ी अग्निवंशी विला के रास्ते बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ अभी रॉय के साथ संकल्प के एक गार्ड ने मैक्स को पकड़े रखा था, जो उनकी पकड़ से बाहर आने के लिए किसी चिड़िया की तरह फड़फड़ा रहा था। अब उन भाइयों ने अपनी सारी शराफत उनके दिल के किसी कोने में बंद कर दी और अभी वहां जो खड़े थे वो किसी हैवान से कम नहीं थे। संकल्प ने मैक्स की तरफ देखा और अगले ही पल उसके पास आकर संकल्प ने उसकी नाक पर अपना एक ही पंच दिया, जिस वजह से मैक्स के नाक की हड्डी ही टूट गई। संकल्प का पंच इतना तेज था कि वो सीधे नीचे गिरा। संकल्प को वहां देखकर रॉय और वो गार्ड पीछे हट गए और अब संकल्प मैक्स के आगे था। मैक्स ने उसकी नाक को पकड़ रखा था, जिसमें से अभी खून की धारा बहने लगी थी। उसे नीचे देखकर संकल्प ने एक बार उसकी खुद की गर्दन पर से हाथ फेरा और अगले ही पल उसने मैक्स के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। संकल्प ने उसके बालों को खींचकर उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाया, जिस वजह से संकल्प सीधे मैक्स के चेहरे को देख पा रहा था। संकल्प की आंखों में अभी खून नजर आ रहा था और वो अपनी उन्हीं आंखों से मैक्स को घूरते हुए बोला, तूने अपनी उस साइको बहन की वजह से मेरी बहन को हर्ट किया, अब देखना मैं तेरा क्या हाल बनाता हूं। इसी के साथ संकल्प ने उसके बालों को छोड़ा और आर्य रियान की तरफ देखकर बोला, बाइज अंडरस्को। वो दोनों साथ में संकल्प की तरफ आते हुए बोले, ये इस भाई। उन दोनों ने मैक्स को एक चेयर से बांध दिया और अब श्रेष्ठ मैक्स की तरफ देखकर अपनी सबसे भयानक स्माइल के साथ अपने भाइयों से बोला, लेट्स हैव सम फन। और वैसे भी बहुत दिन हो गए ना हमने कोई फन नहीं किया। अब तो रियान अपने हाथों साफ करते हुए श्रेष्ठ से बोला, हाँ भाई, आई एम सुपर एक्साइटेड। श्रेष्ठ मैक्स को अपनी खुन्नस भरी आंखों से घूरते हुए बोला, इस कुत्ते ने मेरी नित्या को अपने इन गंदे हाथों से छुआ और साथ ही साथ इसकी ये आंखें, जिससे इसने मेरी बीवी पर अपनी गंदी नजरें डाली, तो आज इसका एक हाथ और एक आंख जाएगी और बाकी तो हम इसे धीरे धीरे तड़पा कर मारेंगे, ताकि इसे भी ये पता चले कि इसने नित्या शेखावत अग्निवंशी के ऊपर अपनी गंदी नजर डालकर कितनी बड़ी गलती कर दी। श्रेष्ठ की बातें सुनकर जहां उन भाइयों इंक्लूडिंग सिद्धार्थ के होठों पर शैतानी स्माइल आ चुकी थी, वहीं उनके गार्ड्स के होश उड़ गए थे। मैक्स के गार्ड्स जमीन पर मरे पड़े थे। वहीं जब मैक्स ने श्रेष्ठ की इतनी भयानक बात सुनी, उसकी तो रूह कांप गई और वो खुद डर की वजह से थर थर कांप रहा था। मैक्स की सारी प्लानिंग प्लोटिंग धरी की धरी ही रह गई और उसके दिल में अभी श्रेष्ठ अग्निवंशी और संकल्प शेखावत के नाम का डर बैठ गया। अब सिद्धार्थ ने अपने शर्ट की स्लीव्स को उसकी कोहनी तक मोड़ते हुए श्रेष्ठ से पूछा, हाँ तो इसके साथ सबसे पहले क्या करना है श्रेष्ठ? श्रेष्ठ सिद्धार्थ को उसके इस सवाल का जवाब देते हुए बोला, सबसे पहले तो इसके एक हाथ की उंगलियां जाएगी ताकि इसे दर्द हो और उसके बाद इसका हाथ। जहां मैक्स ने श्रेष्ठ की बात सुनकर अपना सिर ना में हिलाया, वही संकल्प मैक्स को अपनी तिरछी स्माइल देते हुए सिद्धार्थ से बोला, हाँ, हाथ के बाद इसकी एक आंख अंडरस्को। अचानक से श्रेष्ठ संकल्प को बीच में ही रोककर मैक्स को घूरते हुए बोला, नहीं भाई, इसकी आंख हम बाद में निकालेंगे, पर उससे भी पहले मुझे एक काम करना है और उसके बाद तो ये कभी कुछ गलत करना तो दूर पर उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं पाएगा। वैसे तो वो तीनों संकल्प, आर्य और सिद्धार्थ श्रेष्ठ को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, पर अब वो कंफ्यूज थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि श्रेष्ठ के शैतानी दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। नित्या को ऐसे रोता देखकर वो दोनों भी घबरा गए। वहीं नित्या से एक सेकंड भी वैसे बैठा नहीं गया, इसीलिए वो उस सीट पर अपने पेट के बल लेट गई। जब उन दोनों ने नित्या की इस हरकत को देखा, वो समझ गए कि कुछ तो छिपा हुआ है, जो अब तक उन्हें पता नहीं चला। अचानक से अभिषेक की नजर नित्या के टॉप के बैक साइड पर पड़ी, जिस पर अभी खून लगा हुआ था। उस खून को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई और अगले ही पल उसने नित्या का टॉप ऊपर उठाकर देखा, जिसे देखने के बाद उसके साथ साथ नीरव की सांसें भी उसके गले में ही अटक सी गई। उन्होंने देखा कि नित्या की पीठ बहुत बुरी तरह से छिल गई थी और उसमें से खून भी आ रहा था। अभिषेक ने नित्या का टॉप नीचे किया और नित्या के बालों को सहलाते हुए बोला, बच्चे, आपको पीठ पर बहुत बुरी तरीके से लगी है, आपको और कहीं लगी है बेटा, बोलिए। नित्या बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोते हुए बोली, मेरी कमर भाई, मैं हाथ भी नहीं लगा पाऊंगी, इतना दर्द हो रहा है। उस सुअर ने मुझे बहुत जोर से पुश किया, तभी मुझे पीठ और कमर पर लगी, बहुत दर्द हो रहा है भाई। ए अंडस को ऐसा लग रहा है जैसे ये दर्द मेरी जान ले लेगा। नीरव दूसरी तरफ से आकर नित्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, ऐसा नहीं बोलते बेटू, हम सब हैं ना और अभी भाई है, वो जल्दी जल्दी आपको ठीक कर देंगे और आपके सभी पेन को गायब भी कर देंगे, क्यों भाई?
अभिषेक ने अपना सिर हिलाया और नित्या के बालों को सहलाते हुए बोला, हमारी ये छोटी सी परी फाइटर है और ये अब अपने दर्द से भी फाइट करेगी। अचानक से नित्या का गला सूखने लगा और वो उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए अपनी धीमी आवाज में उनसे बोली, भाई पानी चाहिए। नीरव ने नित्या की बात सुनी और बोला, एक सेकंड बच्चा। उसने गाड़ी से पानी की बोतल ली और अभिषेक ने नित्या को बहुत ध्यान से अपनी गोद में बिठाया और उसे पानी पिला दिया। नित्या ने सिर्फ 2 घूंट पानी पिया, जिसे देखकर अभिषेक ने उससे पूछा, हो गया? नित्या ने अपना सिर उसके सीने पर रखा और अपनी अटकती हुई आवाज में बोली, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब अभिषेक ने नीरव की तरफ देखा, जो खुद घबरा गया। अभिषेक नीरव से बोला, नीरव जल्दी चल, ब्लड लॉस की वजह से इसे चक्कर आ रहे हैं। नीरव ड्राइविंग सीट पर बैठा और अगले ही पल उसकी गाड़ी मुंबई की सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगी। नित्या ने अभिषेक की तरफ देखा और अपनी रुआसी आवाज में बोली, हॉस्पिटल नहीं। नित्या की जिद देखकर अभिषेक उसके आगे झुकते हुए नीरव से बोला, नीरव अग्निवंशी विला चल, ये लड़की जिद्दी है, नहीं मानेगी। नीरव ने अपना सिर हिलाया और उसकी गाड़ी अग्निवंशी विला के रास्ते बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ अभी रॉय के साथ संकल्प के एक गार्ड ने मैक्स को पकड़े रखा था, जो उनकी पकड़ से बाहर आने के लिए किसी चिड़िया की तरह फड़फड़ा रहा था। अब उन भाइयों ने अपनी सारी शराफत उनके दिल के किसी कोने में बंद कर दी और अभी वहां जो खड़े थे वो किसी हैवान से कम नहीं थे। संकल्प ने मैक्स की तरफ देखा और अगले ही पल उसके पास आकर संकल्प ने उसकी नाक पर अपना एक ही पंच दिया, जिस वजह से मैक्स के नाक की हड्डी ही टूट गई। संकल्प का पंच इतना तेज था कि वो सीधे नीचे गिरा। संकल्प को वहां देखकर रॉय और वो गार्ड पीछे हट गए और अब संकल्प मैक्स के आगे था। मैक्स ने उसकी नाक को पकड़ रखा था, जिसमें से अभी खून की धारा बहने लगी थी। उसे नीचे देखकर संकल्प ने एक बार उसकी खुद की गर्दन पर से हाथ फेरा और अगले ही पल उसने मैक्स के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। संकल्प ने उसके बालों को खींचकर उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाया, जिस वजह से संकल्प सीधे मैक्स के चेहरे को देख पा रहा था। संकल्प की आंखों में अभी खून नजर आ रहा था और वो अपनी उन्हीं आंखों से मैक्स को घूरते हुए बोला, तूने अपनी उस साइको बहन की वजह से मेरी बहन को हर्ट किया, अब देखना मैं तेरा क्या हाल बनाता हूं। इसी के साथ संकल्प ने उसके बालों को छोड़ा और आर्य रियान की तरफ देखकर बोला, बाइज अंडरस्को। वो दोनों साथ में संकल्प की तरफ आते हुए बोले, ये इस भाई। उन दोनों ने मैक्स को एक चेयर से बांध दिया और अब श्रेष्ठ मैक्स की तरफ देखकर अपनी सबसे भयानक स्माइल के साथ अपने भाइयों से बोला, लेट्स हैव सम फन, और वैसे भी बहुत दिन हो गए ना हमने कोई फन नहीं किया। अब तो रियान अपने हाथों साफ करते हुए श्रेष्ठ से बोला, हाँ भाई, आई एम सुपर एक्साइटेड। श्रेष्ठ मैक्स को अपनी खुन्नस भरी आंखों से घूरते हुए बोला, इस कुत्ते ने मेरी नित्या को अपने इन गंदे हाथों से छुआ और साथ ही साथ इसकी ये आंखें, जिससे इसने मेरी बीवी पर अपनी गंदी नजरें डाली, तो आज इसका एक हाथ और एक आंख जाएगी और बाकी तो हम इसे धीरे धीरे तड़पा कर मारेंगे, ताकि इसे भी ये पता चले कि इसने नित्या शेखावत अग्निवंशी के ऊपर अपनी गंदी नजर डालकर कितनी बड़ी गलती कर दी। श्रेष्ठ की बातें सुनकर जहां उन भाइयों इंक्लूडिंग सिद्धार्थ के होठों पर शैतानी स्माइल आ चुकी थी, वहीं उनके गार्ड्स के होश उड़ गए थे। मैक्स के गार्ड्स जमीन पर मरे पड़े थे। वहीं जब मैक्स ने श्रेष्ठ की इतनी भयानक बात सुनी, उसकी तो रूह कांप गई और वो खुद डर की वजह से थर थर कांप रहा था। मैक्स की सारी प्लानिंग फ्लोटिंग धरी की धरी ही रह गई और उसके दिल में अभी श्रेष्ठ अग्निवंशी और संकल्प शेखावत के नाम का डर बैठ गया। अब सिद्धार्थ ने अपने शर्ट की स्लीव्स को उसकी कोहनी तक मोड़ते हुए श्रेष्ठ से पूछा, हाँ तो इसके साथ सबसे पहले क्या करना है श्रेष्ठ? श्रेष्ठ सिद्धार्थ को उसके इस सवाल का जवाब देते हुए बोला, सबसे पहले तो इसके एक हाथ की उंगलियां जाएगी ताकि इसे दर्द हो और उसके बाद इसका हाथ। जहां मैक्स ने श्रेष्ठ की बात सुनकर अपना सिर ना में हिलाया, वही संकल्प मैक्स को अपनी तिरछी स्माइल देते हुए सिद्धार्थ से बोला, हाँ, हाथ के बाद इसकी एक आंख अंडरस्को। अचानक से श्रेष्ठ संकल्प को बीच में ही रोककर मैक्स को घूरते हुए बोला, नहीं भाई, इसकी आंख हम बाद में निकालेंगे, पर उससे भी पहले मुझे एक काम करना है और उसके बाद तो ये कभी कुछ गलत करना तो दूर पर उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं पाएगा। वैसे तो वो तीनों संकल्प, आर्य और सिद्धार्थ श्रेष्ठ को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, पर अब वो कंफ्यूज थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि श्रेष्ठ के शैतानी दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। श्रेष्ठ की बात सुनकर वो सब कंफ्यूज हुए और आर्य ने श्रेष्ठ से पूछा, क्या करना है तुझे श्रेष्ठ?
अब श्रेष्ठ उसे अपनी तिरछी स्माइल देते हुए बोला, वही जिसे करने में डेविल को सबसे ज्यादा मजा आता है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, श्रेष्ठ ने उसकी गन निकाली और अगले ही पल उसने मैक्स के पैरों के बीच उसके पाट पर गोली चला दी, जिससे मैक्स की दिल को चिरती हुई चीख वहां गूंज उठी, आह। अब श्रेष्ठ और संकल्प के गार्ड्स के पसीने छूट गए थे, पर उन भाइयों के होठों पर शैतानी स्माइल थी। वही मैक्स दर्द की वजह से बेहाल हो चुका था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर उसके चीखने चिल्लाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा उसकी चीखें उनके कानों को एक सुकून महसूस करा रही थी। जब रियान ने श्रेष्ठ की इतनी खतरनाक हरकत देखी, वो उसकी तरफ देखकर बोला, ओह माय गॉड श्रेष्ठ भाई, मैंने संकल्प और आर्य भाई से सुना था कि आप बहुत ज्यादा बेरहम हो, पर आज अपनी आंखों से देख भी लिया। श्रेष्ठ अपनी लाल आंखों से उस मैक्स को घूरने के बाद रियान से बोला, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है रियान, अभी तो मैं इसे पूरी मूवी दिखाऊंगा, क्योंकि उस कुत्ते ने किसी और को नहीं पर मेरी नित्या को हर्ट किया। श्रेष्ठ ने अपने हाथों की मुठियां भींच ली और गुस्से में बोला, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, पर कोई मेरी बीवी को अपनी गंदी नजरों से देखे या उसे अपने गलत इरादों से छुए, ये मैं नहीं सहूंगा। अब वो धीरे धीरे करके मैक्स की तरफ बढ़ने लगा, जिसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। श्रेष्ठ उसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, इसने तो ये सब किया और मेरी नित्या को चोट भी पहुंचाई, उसका इतना खून भी बहाया, अब मैं इसकी बॉडी के हर हिस्से से खून बहाऊंगा। श्रेष्ठ मैक्स के पास आया और अगले ही पल उसने मैक्स के सेंसिटिव पार्ट को अपने हाथ में जकड़ लिया, जो पहले से ही गोली लगने की वजह से खून से लथपथ हो चुका था। श्रेष्ठ अब पूरा पागल हो चुका था और श्रेष्ठ का ये रूप उनसे छिपा हुआ नहीं था। नित्या के श्रेष्ठ और इस श्रेष्ठ में जमीन आसमान का फर्क था। वो बहुत प्यारा था तो ये पूरी तरह से साइको था। श्रेष्ठ मैक्स के बुरी तरह से जख्मी पार्ट को बड़ी ही बेरहमी से प्रेस करते हुए बोला, तुझे मेरी नित्या के साथ अपनी गंदी हरकतें करनी थी ना, तो ले, अब तू उसके साथ तो क्या किसी के साथ भी कुछ करने के लायक नहीं रहा। मैक्स अभी बुरी तरह से चीख रहा था, पर श्रेष्ठ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। श्रेष्ठ मैक्स को अपनी खुन्नस भरी नजरों से देखते हुए बोला, तूने मुझे बहुत हल्के में ले लिया और मेरी बीवी को मारा, अब उसका बदला मैं तुझसे ही वसूल करूंगा और ऐसे करूंगा कि जिसे देखकर तेरा पूरा खानदान डर के मारे कांप उठेगा। मैक्स अभी तड़प रहा था, पर तभी श्रेष्ठ उसे अगला शौक देते हुए उससे बोला, आज मैं तुझे असली श्रेष्ठ अग्निवंशी से मिलवाता हूँ, जिसके नाम से ही दुनिया डरती है और वो इस दुनिया पर राज भी करता है डेविल बनकर। डेविल का नाम सुनकर मैक्स के चेहरे के सभी रंग उड़ गए और वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, _डेविल। अब श्रेष्ठ ने मैक्स के बाल पकड़े और उसे अपनी तेज स्माइल देकर बोला, हाँ डेविल, वही डेविल जिसका नाम सुनकर सब कांप जाते हैं, वही डेविल जो खुद अंडरवर्ल्ड पर राज करता है। मैं हूं डेविल एंड आई एम द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। श्रेष्ठ के इस खुलासे के बाद मैक्स के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो जानता था कि डेविल क्या है और उसकी ताकत क्या है। पूरी दुनिया डेविल के बारे में जानती थी, पर कभी किसी ने डेविल का चेहरा नहीं देखा था। सबको डेविल की बेरहमी भी पता थी कि वो अपना बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है और वो कितना ज्यादा खतरनाक है, ये भी पूरी दुनिया जानती थी। अब मैक्स की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा था और वो अपनी डरी हुई नजरों से श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोला, किंग, नहीं, ये नहीं हो सकता अंडरस्को। उसकी बात सुनकर अभी उन लोगों के चेहरों पर तेज स्माइल आ चुकी थी। वही संकल्प मैक्स की तरफ आया और उसे देखकर बोला, फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन, यही सच है मैक्स, श्रेष्ठ ही डेविल है और तूने डेविल की क्वीन को टारगेट किया। अब तू सोच कि तेरे साथ क्या क्या होगा। अब मैक्स को सच में रोना आ रहा था, क्योंकि उसने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने डेविल की बीवी को हार्म पहुंचाया था और जितना उसे पता था डेविल कभी किसी को दूसरा चांस नहीं देता था। मैक्स ने श्रेष्ठ की तरफ देखा और अपनी घबराई हुई आवाज में बोला, मुझे नहीं पता था कि अंडरस्को। श्रेष्ठ ने उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया और उसका गला पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोला, आई डोंट केयर। अब मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तेरी वजह से मेरी बीवी का खून बहा है और डेविल उसकी क्वीन को छोटी सी खरोच देने वाले तक को माफ ना करे, पर तूने तो वो गुनाह कर दिया जिसकी सबसे भयानक सजा तुझे मिलेगी। अब मैक्स का दिल तेजी से धड़क रहा था। वही वो लोग वहां चल रहे सीन का मजा उठा रहे थे। श्रेष्ठ ने रॉय की तरफ देखा और बोला, रॉय। अगले ही पल रॉय ने श्रेष्ठ को एक तेज धार वाला चाकू दिया, जिसे देखते ही मैक्स की सांसें उसके गले में अटक गई। वो उस चाकू की तरफ देखकर डर की वजह से अपना सिर नामे हिलाने लगा और बोला, ना अंडरस्को नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो अंडरस्को।
अब श्रेष्ठ ने कुछ भी नहीं सुना और सीधे उस चाकू से उसने मैक्स के एक हाथ की उंगलियां काट दी, जिस वजह से मैक्स चीखने लगा। अभी श्रेष्ठ किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके हाथों में खून लगा था और उसके कपड़ों पर भी खून के छींटे उड़ चुके थे। उंगलियों के बाद श्रेष्ठ ने मैक्स का हाथ पकड़ा और अपनी सनक भरी आवाज में बोला, यही हाथ है ना जिससे तूने मेरी नित्या को छुआ? अगले ही पल उसने मैक्स का वो हाथ भी काट दिया, जिस वजह से मैक्स का खून उसके चेहरे पर उड़ा, जिससे श्रेष्ठ अब काफी भयानक लग रहा था। श्रेष्ठ ने वो खून साफ किया और फिर मैक्स की आंखों की तरफ देखकर बोला, अब तेरी एक आंख जाएगी। इसी के साथ श्रेष्ठ ने बड़ी ही बेरहमी से मैक्स की एक आंख तक निकाल ली, जिस वजह से श्रेष्ठ के सभी गार्ड्स डर के मारे कांप उठे। उन्होंने श्रेष्ठ को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था, पर आज वो नित्या के लिए पूरी तरह से पागल हो गया था। उसकी आंखों के आगे मैक्स ने नित्या पर हमला किया था और श्रेष्ठ मैक्स को ऐसे ही छोड़ने की गलती कैसे कर देता। उसे उसकी नित्या की जान सबसे ज्यादा कीमती थी। अब मैक्स पूरी तरह से अधमरा हो चुका था और दर्द की वजह से चीख चीख कर उस बेचारे का अब गला भी सूख चुका था। श्रेष्ठ ने रॉय की तरफ देखा और फिर अपनी सर्द नजरों से मैक्स को घूरते हुए रॉय से बोला, रॉय, ये मरना नहीं चाहिए। इसके जख्मों पर नमक वाला पानी डालो और इसे इतना तड़पाओ कि ये अपनी मौत की भीख मांगे, पर इसे मौत भी नहीं देना। रॉय ने अपना सिर हिलाया और बोला, ये सर। श्रेष्ठ ने उसके भाइयों की तरफ देखा और उनसे बोला, लेट्स गो गाइज, क्योंकि इस कुत्ते के पास वेस्ट करूं इतना फालतू टाइम मेरे पास नहीं है। वहां मेरे बेबी को मेरी ज्यादा जरूरत है, पर उससे भी पहले मुझे इसका गंदा खून अपनी बॉडी पर से साफ करना है। मैं नहीं चाहता कि इस इंसान की स्मेल भी मेरी नित्या तक पहुंचे। इसी के साथ वो लोग वहां से निकल गए। अग्निवंशी विला। वो लोग अंदर आए और उन्हें वहां अग्निवंशी कपल अभिषेक और नीरव लिविंग रूम में बैठे हुए दिखे। श्रेष्ठ अभिषेक की तरफ आया और अपनी डरी हुई आवाज में उसने अभिषेक से पूछा, भाई, मेरी नित्या कैसी है और उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? श्रेष्ठ के सवाल सुनकर अभिषेक उसकी तरफ ही देखने लगा, क्योंकि श्रेष्ठ के सवालों के जवाब देने में उसे थोड़ा डर लग रहा था। अभिषेक को चुप देखकर श्रेष्ठ के सब्र का बांध टूट गया और वो अपनी ऊंची आवाज में अभिषेक से बोला, क्या हुआ है भाई? आप चुप क्यों हो? मैंने आपसे पूछा कि नित्या कैसी है? उसे ऐसे गुस्से में देखकर रियान और नीरव घबरा गए। वही वो लोग एक दूसरे की तरफ और फिर श्रेष्ठ की तरफ ही देखने लगे, जो अभी गुस्से की वजह से उबल रहा था। आर्य ने श्रेष्ठ के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे शांत कराते हुए बोला, श्रेष्ठ शांत हो जा अंडरस्को। श्रेष्ठ ने उसे उसकी बात पूरी भी नहीं करने दी और अपनी फ्रस्ट्रेट आवाज में बोला, कैसे शांत हो जाओ? ये मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं तो मैं कैसे शांत हो जाऊं? श्रेष्ठ को ऐसे फ्रस्ट्रेट होते देखकर अभिषेक ने एक गहरी सांस भरी और श्रेष्ठ की तरफ देखकर उससे बोला, श्रेष्ठ, मैं तुझे बता रहा हूं पर प्लीज ठंडे दिमाग से सुन। अब उन भाइयों की आईब्रोज सिकुड़ गई थी और श्रेष्ठ के चेहरे पर चिंता और डर साफ नजर आ रहा था। जब संकल्प ने उसके फ्रेंड की बात सुनी, वो अपनी चिंता भरी आवाज में अभिषेक से बोला, अभी कोई प्रॉब्लम है? अभिषेक ने संकल्प की तरफ देखा और अपनी सीरियस आवाज में बोला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा संकल्प, प्रॉब्लम है क्योंकि बच्ची के हाथ में गहरी कट है और उसके अलावा उसकी पीठ और कमर में भी चोट लगी है। वैसे दक्ष और अनिका को अभिषेक ने सब कुछ पहले ही बता दिया था, पर वो तो अभी आए थे और उन्हें कहाँ पता था कि नित्या को हाथ के अलावा भी कहीं चोट लगी थी। अभिषेक की बात सुनकर उन लोगों की आंखें चौड़ी हो गई थी और उनके मुंह भी खुले के खुले ही रह गए थे। वही श्रेष्ठ के माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलकने लगी थी। उसने अपने सिर पर हाथ रख और गहरी सांसें लेकर अपने डर को काबू में करने की कोशिश करने लगा। अभिषेक श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोला, मैंने उसकी ड्रेसिंग तो कर दी, श्रेष्ठ पर ध्यान रखना होगा। उसकी पीठ पूरी छील गई है तो ऐसे में ज्यादा ध्यान रखना होगा। जैसे ही अभिषेक की ये बात श्रेष्ठ के कानों पर पड़ी, उसकी जान उसके हलक में अटक गई और वो अपनी जगह पर से उठाते हुए बोला, मेरी नित्या अंडरस्को। इसी के साथ वो सीढ़ियों पर से भागते हुए उसके रूम की तरफ गया। उसे भागता हुआ देखकर सिद्धार्थ उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोला, श्रेष्ठ अंडरस्को। आर्य ने सिद्धार्थ को रोका और ऊपर श्रेष्ठ के रूम की तरफ देखकर बोला, जाने दे उसे सिद्ध, वो नहीं सुनेगा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और अभिषेक उन लोगों की तरफ देखकर उन्हें बताने लगा, मैंने बेबी को इंजेक्शन लगा दिया है, जिससे उसके घाव भरने में हेल्प होगी। मुझे 2 दिन में एक बार उसे इंजेक्शन लगाने होंगे ताकि उसके घाव अंदर से भरने लगे। इंजेक्शन का नाम सुनकर रियान के साथ साथ वो दोनों भाई संकल्प और आर्य भी अभिषेक की तरफ देखने लगे,
क्योंकि उन्हें पता था कि नित्या को इंजेक्शन से कितना डर लगता है। रियान ने अभिषेक की तरफ देखा और उसने अपनी डरी हुई आवाज में अभिषेक से पूछा, भाई, मेडिसिन से नहीं होगा ये, उसे डर लगता है इंजेक्शन से। संकल्प और आर्य ने भी रियान की बातों से सहमत होकर उनका सिर हिलाया। वही अभिषेक रियान और उन दोनों की चिंता समझ रहा था। तभी वो रियान को समझाते हुए बोला, होगा रियान, पर तू खुद जानता है कि मेडिसिन जल्दी असर नहीं करती और हमें हमारी प्रिंसेस को जल्दी रिकवर करना है। अभी दक्ष अभिषेक की तरफ देखते हुए बोले, जैसा तुझे ठीक लगे तू कर अभिषेक, हमें बस हमारी बच्ची सही सलामत चाहिए। अभिषेक ने अपना सिर बस हाँ में हिलाया ही था कि तभी शेखावत कपल्स, करण, रोशनी और आयुष, जाह्नवी के साथ सना और पाखी भी वहां आई। जैसे ही जाह्नवी अंदर आई, वो नित्या को ढूंढते हुए बोली, प्रिंसेस अंडस्को। जैसे ही आर्य ने उसकी मां को रोते हुए देखा, वो अपनी जगह पर से भागते हुए उनकी तरफ आया और उन्हें हक करते हुए बोला, मॉम। जाह्नवी ने उनके बेटे की तरफ देखा और रोते हुए उन्होंने उससे पूछा, आर्य, मेरी बच्ची कहाँ है? इसे बहुत चोट आई है ना, मुझे मिलना है उससे। उन्हें ऐसे पैनिक करता देख आर्य घबरा गया और उन्हें शांत करके समझाते हुए बोला, मम्मा, बेबी उसके रूम में है और श्रेष्ठ रूम में गया है। वो खुद बहुत ज्यादा डरा हुआ है, तो ऐसे में हमें उसे नित्या के साथ थोड़ा टाइम देना चाहिए। अब आयुष खुद भी अपने बेटे की बातों से सहमत होकर अपनी बीवी से बोले, मैं आर्य की बातों से सहमत हूँ जाह्नवी। बच्चा अभी डरा हुआ होगा, तो ऐसे में उसका प्रिंसेस के पास उसके साथ रहना ज्यादा जरूरी है। श्रेष्ठ, नित्या का रूम जब श्रेष्ठ रूम में आया, तभी उसने देखा कि नित्या बेड पर उसके पेट के बाल सोई हुई थी और उसकी कमर से नीचे तक की बॉडी कंबल से ढकी हुई थी। श्रेष्ठ बेड की तरफ आया और उसने बहुत धीरे से नित्या के ऊपर से वो कंबल उठाए। श्रेष्ठ ने नित्या के टॉप को भी ऊपर उठाया, जिसके बाद नित्या की जख्मी पीठ श्रेष्ठ के आंखों के आगे आई। हालांकि अभी उस पर ड्रेसिंग थी, पर फिर भी वो उसे देखकर ही समझ रहा था कि उसे कितनी ज्यादा लगी है। उसकी जख्मों से भरी पीठ को देखते ही श्रेष्ठ की आंखें डर की वजह से बाहर आ गई और वो गुस्से की वजह से अपने बालों को खींचते हुए बोला, शीट शीट, मैं उस कुत्ते के चिथड़े चिथड़े कर दूंगा। मेरी नित्या को इतनी चोट पहुंचाई उसने, कितनी ज्यादा लगी है इसे। अब श्रेष्ठ की आंखों में अचानक से नमी तैर गई और उसने नित्या की तरफ झुकते हुए पीछे से ही उसके बालों पर किस किया। वो धीरे धीरे नित्या के बालों को सहलाने लगा और अपनी गिल्ट भरी आवाज में बोला, शुगर, आई एम सॉरी, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी, प्लीज उठ जाओ, प्लीज गेट अप ना यार। श्रेष्ठ नित्या को उठाने की कोशिश कर रहा था। भले ही उसे पता था कि नित्या उठने वाली नहीं है, पर फिर भी उसका दिल नहीं मान रहा था और वो नित्या को उठाने में लगा हुआ था। तभी उसे उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और जब उसने ऊपर देखा, वहां पर उसे अभी संकल्प खड़ा दिखा। अपने बड़े भाई को वहां देखकर श्रेष्ठ अपनी रुआसी आवाज में उससे बोला, भाई अंडस्को। श्रेष्ठ की आवाज से ही संकल्प समझ चुका था कि नित्या की ऐसी हालत देखकर श्रेष्ठ अंदर ही अंदर टूट रहा था और अभी उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए था। संकल्प ने श्रेष्ठ के सिर पर हाथ रखा और उसके अगले ही पल श्रेष्ठ ने संकल्प की कमर को पकड़कर उसे हग किया। इस वक्त श्रेष्ठ बेड पर बैठा था और संकल्प उसके पास खड़ा था, जिस वजह से श्रेष्ठ का सिर संकल्प के सीने के पास था। संकल्प ने भी अपने छोटे भाई को अपने गले से लगाया और श्रेष्ठ संकल्प की बाहों में इमोशनल होते हुए बोला, भाई देखो ना इसको क्या हो गया, देखो कितनी चोट लगी है और हमारी शैतान बच्ची कैसे चुपचाप पड़ी है। आप उठाओ ना इसे, ये आपकी बात नहीं टालेगी। उसकी बात सुनकर संकल्प श्रेष्ठ के पास बैठा और उसे शांत करने के लिए उसके कंधों को हल्का सा रब करते हुए बोला, श्रेष्ठ, अभी ने इसे इंजेक्शन लगाया है और इसकी वजह से ये अभी नहीं उठेगी। तू खुद ऐसे करेगा तो इसे कैसे संभालेगा बेटा? तूने देखा नहीं आज हमारी इस छोटी सी जान ने कितनी बहादुरी का काम किया है। अब संकल्प ने नित्या की तरफ देखा और उसे देखते ही संकल्प के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई, तो वही उसकी आंखों में प्राउड भरे एक्सप्रेशन दिखने लगे। संकल्प खुद नित्या की तरफ झुका और उसके बालों पर किस करने के बाद बोला, इसने अकेले उस इंसान से फाइट तो की ही, पर अपनी स्मार्टनेस से खुद को प्रोटेक्ट भी किया। आज इसकी जगह पर दूसरी कोई लड़की होती तो वो मैक्स को देखकर ही घबरा जाती, पर हमारा ये ब्रेव बच्चा ना तो उसके सामने घबराया और ना ही उसके आगे झुका। श्रेष्ठ अभी संकल्प की बातों को ध्यान से सुन भी रहा था और उससे सहमत भी हो रहा था। तभी संकल्प ने श्रेष्ठ को ऐसी बात बताई जिसे सुनकर श्रेष्ठ को नित्या पर सबसे ज्यादा प्राउड फील होने लगा। संकल्प नित्या की तरफ देखकर अपनी काफी सीरियस आवाज में श्रेष्ठ से बोला,
इसने खुद के साथ साथ अपनी इज्जत मतलब तुझे भी बचा लिया श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ ने भी अपना सिर हिलाया और बोला, आप ठीक कह रहे हो भाई, हमारी प्रिंसेस वॉरियर प्रिंसेस है और इसने लास्ट तक फाइट की है। अचानक से उसके फेस एक्सप्रेशन बदल गए और वो अपनी उदासी भरी आवाज में बोला, लेकिन उस फाइट की वजह से देखो ना कितनी चोट आई है इसे। ये सब मेरी गलती है भाई, मुझे पता था कि मैक्स यहाँ है, इसके बावजूद भी मैंने ध्यान नहीं दिया। श्रेष्ठ को खुद को यू ब्लेम करते हुए देखकर संकल्प उसे डांट लगाते हुए बोला, श्रेष्ठ स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। बच्ची अभी हमारे पास है तो वो सिर्फ तेरी वजह से। अगर तूने बेबी को लॉकेट नहीं दिया होता तो हम मैक्स तक नहीं पहुंच पाते और इसे सही टाइम पर बचा भी नहीं पाते। संकल्प ने नित्या की तरफ देखा और श्रेष्ठ से बोला, वैसे भी यहाँ हम सब है ना, हम सब मिलकर इसका इतना ख्याल रखेंगे और इसे इतना सारा प्यार देंगे कि ये बहुत जल्दी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। कुछ घंटों बाद श्रेष्ठ अभी नित्या के पास ही बैठा हुआ था, तभी उसके कानों में नित्या के दर्द में कराहने की आवाज आई, आह अंडरस्को। उसकी आवाज सुनते ही श्रेष्ठ अलर्ट हुआ और नित्या के बालों को सहलाते हुए बोला, नित्या। नित्या अभी भी उसके पेट के बल लेटी हुई थी, पर जब उसने पीछे से श्रेष्ठ की आवाज सुनी, वो पीछे की तरफ टर्न करके अपनी धीमी आवाज में बोली, श्रेष्ठ अंडरस्को। नित्या पलटकर उसके पीठ के बल लेटने ही वाली थी, पर श्रेष्ठ उसे रोकते हुए बोला, आप ये क्या कर रहे हो शुगर, आपकी बैक पर बहुत चोट लगी है और भाई ने आपको बैक पर सोने के लिए मना किया है, कम से कम 1 हफ्ता आपको ऐसे ही सोना है। उसकी बात सुनकर नित्या उसकी तरफ देखकर बोली, मैं ऐसे नहीं सो पाऊंगी श्रेष्ठ, टमी पेन करेगा मेरा। अब श्रेष्ठ के दिमाग में एक तरकीब आई और वो धीरे से नित्या की तरफ झुकते हुए उसके कान में बोला, कोई बात नहीं बेबी, आप बेड पर पेट के बल नहीं सो पाओगे, पर आपके लिए मेरे पास एक स्पेशल बेड है जिस पर सोने से आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी। श्रेष्ठ की बात सुनकर नित्या पूरी तरह से कंफ्यूज हुई और उसने श्रेष्ठ से पूछा, का अंडरस्को कौन सा बेड? श्रेष्ठ नित्या के बालों पर किस करते हुए बोला, मैं, जब आपके पास मैं हूं तो आपको दूसरे बेड की क्या जरूरत है, यू कैन स्लीप ऑन मी शुगर। उसकी बात सुनकर नित्या ने अपना क्यूट सा पाउट बनाया। तभी श्रेष्ठ ने नित्या के बालों पर से अपना हाथ फेरते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछा, अभी कैसा लग रहा है आपको बेबी, कहीं पेन हो रहा है? नित्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपनी रुआसी आवाज में बोली, फुल बॉडी। नित्या को ऐसे उदास देखकर श्रेष्ठ को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो उसकी छोटी सी वाइफ के लिए खुद को संभालकर उसे छोटी सी स्माइल देते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। नित्या ने श्रेष्ठ की तरफ देखा और बोली, श्रेष्ठ, मुझे वॉशरूम यूज करना है। इस पर श्रेष्ठ नित्या की बॉडी पर से वो कंबल हटाते हुए बोला, हाँ, 1 सेकंड में लेकर चल रहा हूं आपको। जैसे ही श्रेष्ठ ने नित्या की बॉडी पर से वो कंबल हटाए, नित्या उठने की कोशिश करने लगी, जिसे देखकर श्रेष्ठ बोला, आराम से शुगर। श्रेष्ठ ने बहुत ध्यान से नित्या को अपनी गोद में उठाया और उसे वॉशरूम में लेकर आया। श्रेष्ठ नित्या को उसके पैरों पर खड़ा करते हुए बोला, आपका हो जाए तो मुझे बुला लेना। नित्या ने अपना सिर हिलाया और श्रेष्ठ वहां से बाहर आ गया। कुछ देर बाद नित्या ने वॉशरूम से श्रेष्ठ को आवाज लगाई, श्रेष्ठ अंडरस्को। नित्या की आवाज सुनकर श्रेष्ठ वॉशरूम में आया, जहां नित्या दीवार के सपोर्ट से खड़ी थी। श्रेष्ठ नित्या की तरफ आते हुए बोला, हो गया। नित्या ने बस में जवाब दिया और श्रेष्ठ नित्या को लेकर बाहर आया। उसने नित्या को बेड पर बिठाया और पानी से भरा ग्लास उसके होठों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो पानी पियो थोड़ा सा। श्रेष्ठ नित्या के पास बैठा और उसने चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसने नित्या से पूछा, अभी आप बेटर फील कर रहे हो? नित्या को अभी उसकी आंखों में डर नजर आ रहा था। नित्या ने श्रेष्ठ के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे हल्की सी स्माइल देकर बोली, हाँ, मैं ठीक हूं। ये सुनकर श्रेष्ठ ने अपना सिर हिलाया, पर तभी अचानक से उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए और अब उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। श्रेष्ठ नित्या को अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरने लगा और अपनी सर्द आवाज में उस पर चिल्लाते हुए बोला, अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि किसने आपको वहां अकेले जाने के लिए बोला था? आप तुरंत आपके भैयों और भाई को बुला सकते थे, पर नहीं, आपको अकेले जाना था और इसी चक्कर में देखो कितनी चोट लगी है आपको। अभी श्रेष्ठ का गुस्सा उस पर हावी होने लगा था। पहले से ही वो नित्या की वजह से डरा हुआ था और ऐसे में उसके गुस्से पर काबू नहीं रहा और श्रेष्ठ नित्या पर अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोला, पागल हो आप? अगर उसने आपको कुछ कर दिया होता या कुछ और ज्यादा गलत हो जाता तो मैं क्या करता, ये सोचा था आपने?
अब नित्या के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। श्रेष्ठ पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और नित्या बहुत ज्यादा डर गई थी। वो श्रेष्ठ के पास से उठी और उसकी तरफ देखकर बुरी तरह से रोते हुए ही उससे बोली, अंडस्को, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, मुझ पर चिल्ला भी रहे हो। जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। मैं अब आपके पास नहीं आऊंगी श्रेष्ठ। मैं घर जाऊंगी, आपके पास नहीं आऊंगी। इसी के साथ नित्या भागते हुए रूम से बाहर चली गई। उसे यूं भागते हुए देखकर श्रेष्ठ उसके पीछे भागते हुए चिल्लाया, नित्या कम बैक, लगी है भागो मत। जब श्रेष्ठ ने नित्या को सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हुए देखा, वो घबराते हुए खुद से ही बोला, हे भगवान, ये लड़की एक दिन मुझे पागल बनाकर छोड़ेगी। नित्या नीचे आई। जब उसने उसके पेरेंट्स को वहां देखा, वो उनकी तरफ आते हुए बोली, माँ अंडस्को, मम्मा, डैडा अंडस्को। जैसे ही उन लोगों ने नित्या को इतनी बुरी तरह से रोते हुए देखा, वो सब घबरा गए और आयुष ने उनकी बच्ची को उनकी बाहों में ले लिया। आयुष नित्या के बालों को सहलाने लगे और फिर उन्होंने अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछा, प्रिंसेस, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो और आप ऊपर से ऐसे भागते हुए क्यों आए? इतनी चोट लगी है आपको और ऐसी हालत में आप ऊपर से नीचे भागते हुए आए। अगर आप गलती से गिर जाते तो? उनके इतने सवालों को सुनकर भी नित्या ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ रोती रही। अब आर्य ने उसके डैड की तरफ देखा और उनके बाद नित्या की तरफ देखकर वो आयुष से बोला, डैड, पहले उसे चुप तो कराइए, देखो कैसे रो रही है। आर्य नित्या की तरफ देखकर उसके लिए अपनी बाहों को खोलते हुए बोला, आप यहाँ आओ छोटू, आपके भैया के पास। अभी नित्या आर्य की बाहों में थी और रो रही थी। उसे रोता हुआ देखकर सब परेशान हो चुके थे। तभी आर्य ने नित्या के चेहरे को अपने हाथों में थामा और अपनी प्यार भरी आवाज में उसने नित्या से पूछा, क्या हुआ बेबी, आप इतना रो क्यों रहे हो? अभी तो श्रेष्ठ भी वहां मौजूद था। नित्या ने एक नजर श्रेष्ठ पर डाली, जो अभी उसे ही घूर रहा था। नित्या ने आर्य की तरफ देखा और श्रेष्ठ की शिकायत उससे करते हुए बोली, भैया, श्रेष्ठ मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। इन्होंने मुझ पर बहुत जोर से चिल्लाया भी अंडस्को। श्रेष्ठ ने नित्या को उसकी बात भी पूरी नहीं करने दी और अपनी सर्द आवाज में उससे बोला, हाँ तो आपने काम ही वैसा किया है और आप चाहते हो उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूं ताकि आप फिर से ऐसे काम करो। वैसे अभी नित्या की डेट पीरियड्स पास में ही थी, जिस वजह से उसके मूड स्विंग्स होने लगे थे और श्रेष्ठ के दिमाग से ये बात पूरी तरह से निकल गई थी। अब नित्या खुद भी एंग्री बर्ड बनकर श्रेष्ठ पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोली, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप मेरे पीछे पड़े हुए हो अंडस्को? नित्या की ऊंची आवाज सुनकर आयुष अपनी बेटी को घूरने लगे और अगले ही पल वो खुद नित्या को बुरी तरह से डांटते हुए बोले, नित्या, क्या बदतमीजी है ये? आप उन पर आवाज कैसे चढ़ा रहे हो? भूलो मत, वो पति हैं आपके और अगर उन्होंने आपको डांटा या कुछ बोला तो वो आपके भले के लिए ही है, पर नहीं आपको तो बस आपके ड्रामे करने हैं। उस बेचारी के मूड स्विंग्स उससे ये सब करवा रहे थे, पर किसी को ये समझ नहीं आ रहा था। खुद श्रेष्ठ भी भूल गया था कि नित्या की डेट्स कल परसों की है और अभी वो जो गुस्सा कर रही है उसमें उसका कोई दोष नहीं है। अपने डैडा को खुद पर यूं चिल्लाते हुए देखकर नित्या से रहा नहीं गया और वो हिचकियां लेते हुए रोने लगी। इससे पहले आर्य या संकल्प में से कोई उसे प्यार से समझाता, वो आर्य की बाहों में से बाहर आई और आयुष की तरफ देखकर बोली, हाँ, आप भी मुझे ही बोलो, आपको तो आपके बेटे ही अच्छे लगेंगे ना डैडा। मुझे ना किसी से भी बात नहीं करनी, जा रही हूं मैं। अभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और इसी वजह से वो अपने डैडा की तरफ देखकर बोली, आपने भी मुझ पर चिल्लाया, मुझे डांटा ना तो देखना आप तरस जाओगे मुझसे बात करने के लिए। नित्या के मुंह से ऐसी बात सुनकर सब एक पल के लिए शॉक हो गए, क्योंकि नित्या कभी ऐसे बात नहीं करती थी। उस पर वो इतनी ज्यादा हाइपर भी नहीं होती थी। आज उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और एक अजीब सी घबराहट भी होने लगी थी। इससे पहले वो लोग कुछ रिएक्ट करते, नित्या सख्ती से अपने आंसू पोंछकर दरवाजे की तरफ भागते हुए बोली, यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सबसे दूर जाऊंगी मैं अंडस्को। इसी के साथ वो वहां से बाहर की तरफ भाग गई, जिसे देखकर श्रेष्ठ चिल्लाया, नित्या रुको अंडस्को। पर तब तक नित्या बाहर जा चुकी थी। अब श्रेष्ठ खुद भी उसके आपे से बाहर हो चुका था और फ्रस्ट्रेशन की वजह से वहां मौजूद टेबल को किक करते हुए बोला, आज सच में हद कर दिया आपने नित्या। अब तो संकल्प खुद भी गुस्से में पागल होकर बोला, ये लड़की पागल हो गई है क्या? चोट इसके दिमाग पर लगी है? श्रेष्ठ दरवाजे की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, भाई, उस शैतान को तो मैं सीधा करता हूं। इसी के साथ श्रेष्ठ ने उसके गाड़ी की चाबी ली और वहां से चला गया।
इधर नित्या बहुत तेज गाड़ी चला रही थी, जिस वजह से वो सारे सिग्नल तोड़ भी रही थी। अभी रात का वक्त था और नित्या का पारा भी चढ़ा हुआ था। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ कुछ यूं बनाई थी, जिस वजह से उसकी पूरी मुट्ठी सफेद पड़ चुकी थी। उसकी आंखों से तो तेजी से आंसू बह रहे थे, पर अभी वो गुस्से की वजह से हौंफ रही थी। वो इतनी तेज गाड़ी चला रही थी कि थोड़ी ही देर में वो घर से काफी दूर आ चुकी थी। नित्या अपने जख्मी हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे किसी से बात नहीं करनी, सब बुरे हैं, सब बुरे हैं। दूसरी तरफ एक लड़की अभी एक अंधेरे सुनसान रास्ते में मौजूद एक कार में बैठी थी। उस गाड़ी के शीशे काले थे, जिस वजह से उस लड़की की शक्ल नहीं दिख रही थी। बाहर से किसी को उस लड़की की शक्ल नहीं दिख रही थी, यहाँ तक कि बाहर से किसी को ये भी पता नहीं चल रहा था कि गाड़ी के अंदर कोई है या नहीं, पर अंदर से उस लड़की को बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा था। तभी वहां से नित्या की गाड़ी गुजरी, जिसे देखकर उस लड़की के होठों पर तेज स्माइल आई। अगले ही पल उसने अपना फोन लिया और उसमें एक नंबर मिलाया। जैसे ही आगे वाले शख्स ने उस लड़की का फोन उठाया, वो अपनी सर्द आवाज में उससे बोली, मैंने जो नंबर तुम्हें भेजा था, उस नंबर की गाड़ी अभी वहां से गुजरेगी, तो ध्यान रखना, और तुम्हें पता है ना कि आगे क्या करना है। उसी रास्ते पर थोड़ी दूरी पर एक ट्रक खड़ा था, जिसके पास से नित्या की गाड़ी गुजरी थी। अभी उस ट्रक में जो आदमी बैठा था, उसने अपना चेहरा पूरी तरह से कवर कर रखा था, और उस लड़की ने जिसे फोन किया था, वो यही आदमी था। वो नित्या की तेजी से गुजरती हुई गाड़ी को देखते हुए फोन पर उस लड़की से बोला, हाँ मैडम, बस अभी अभी वो गाड़ी यहां से गुजरी है। उसकी बात सुनते ही वो लड़की उस आदमी से बोली, तो फिर वेट किसका कर रहे हो, जाओ उड़ा दो गाड़ी को। और वो लड़की गलती से भी जिंदा नहीं बचनी चाहिए, अगर वो बची तो तुम्हारी बीवी और बच्चे नहीं बचेंगे। उसकी इस धमकी से वो बेचारा घबरा गया और अपना सिर तेजी से नामे हिलाकर बोला, नहीं मैडम, आप उनको कुछ मत करो, जैसा आपने बोला है मैं वैसे ही करूंगा। इसी के साथ उस आदमी ने अपना फोन रख दिया और अपना ट्रक चालू करके वो भी नित्या जिस तरफ गई थी उसी तरफ बढ़ने लगा। वही वो लड़की अपने फोन को अपनी उंगलियों में पकड़कर उसे घुमाने लगी और फिर अपनी तेज स्माइल के साथ बोली, टिक टॉक मैसेज। नित्या श्रेष्ठ अग्निवंशी, आज तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन है, क्योंकि इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा वजूद ही मिट जाएगा। अभी नित्या मुंबई के उस हिस्से में आ गई थी जहां सबसे ज्यादा ऊंचाई थी और बड़ी बड़ी खाई भी थी। उस जगह को बहुत से लोग लवर्स पॉइंट इमेजिनरी भी कहते थे। जब नित्या वहां आई, उसके आगे अचानक से कोई जानवर आ गया और इसी वजह से उसने गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक लगाए, पर गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। जब नित्या को पता चला कि गाड़ी के ब्रेक्स नहीं लग रहे, वो घबरा गई और खुद से ही बोली, ओह माय गॉड, इसके ब्रेक्स क्यों नहीं लग रहे हैं, अब मैं क्या करूं। नित्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। वो अभी जिस तरफ जा रही थी वो जगह भी काफी खतरनाक थी। जब नित्या को कुछ भी नहीं सूझा, उसने अपना फोन उठाया और उसमें श्रेष्ठ का नंबर मिलाकर फोन स्पीकर पर रखा। इधर श्रेष्ठ के साथ सब नित्या को ढूंढने निकल चुके थे, पर किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि नित्या अभी कहाँ थी और किस खतरे में फंसी हुई थी। अभी श्रेष्ठ के साथ उसके गाड़ी में सिद्धार्थ भी था, जो खुद काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसके साथ साथ वो श्रेष्ठ को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, पर श्रेष्ठ को उसके नित्या की चिंता हो रही थी। आज उसे एक अजीब सा डर लग रहा था, जैसे कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, पर उसने उसकी फीलिंग्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक से श्रेष्ठ का फोन बजने लगा, जिस वजह से उन दोनों का ध्यान श्रेष्ठ के फोन पर पड़ा जो आगे रखा हुआ था। जैसे ही उन दोनों ने श्रेष्ठ के फोन पर नित्या का कॉल देखा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और सिद्धार्थ ने नित्या का कॉल रिसीव किया और उसे स्पीकर पर रख दिया। इससे पहले दोनों में से कोई कुछ बोलता, उन्हें दूसरी तरफ से नित्या की बेहद ही घबराई हुई आवाज आई, हेलो अंडरस्को। नित्या की ऐसी आवाज सुनकर एक पल के लिए वो दोनों भी शॉक्ड हुए। अगले ही पल श्रेष्ठ नित्या पर भड़कते हुए बोला, पागल हो आप, गाड़ी लेकर कहाँ गए और आपका लॉकेट कहाँ है। वैसे जब नित्या घर से निकली, उसने उसके लॉकेट पर ध्यान नहीं दिया, उसका लॉकेट घर में ही गिर गया था। अभी जब नित्या ने उसके गले में देखा, उसे वहां लॉकेट नहीं मिला, जिसे देखकर वो शॉक हुई, लॉकेट अंडरस्को। नित्या उसके मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए फोन पर श्रेष्ठ से बोली, मेरा लॉकेट नहीं है मेरे पास श्रेष्ठ, गाड़ी के ब्रेक्स फेल है। नित्या की इस बात ने उन दोनों को ही एक गहरा झटका दिया, जिस वजह से वो दोनों साथ में चिल्लाए, व्हाट। अभी श्रेष्ठ ने झटके से गाड़ी रोक दी। वो तो उन दोनों ने सीट बेल्ट पहना था,
वरना उन्हें चोट लग जाती। वो दोनों अभी उनके शौक में ही थे कि तभी उन्हें आगे से नित्या के रोने की आवाज आई, श्रेष्ठ प्लीज सेव मी अंडरस्को। वैसे तो अभी श्रेष्ठ भी बुरी तरह से घबरा गया था, पर उसने खुद को शांत किया और अपनी प्यार भरी आवाज में बोला, लिसन मेरी जान, डोंट पैनिक। आप पहले मुझे बताओ कि आप कहाँ हो। तभी नित्या अपनी डरी हुई आवाज में बोली, मैं लवर्स पॉइंट की तरफ अंडरस्को। जैसे ही उन्होंने लवर्स पॉइंट का नाम सुना, उनके होश उड़ गए। अगले ही पल श्रेष्ठ नित्या पर चिल्लाते हुए बोला, नित्या आर यू आउट ऑफ यूर माइंड? वो क्लीफ एरिया है और आप इतनी रात गए वहां क्या करने गए हो? अब नित्या खुद अपनी गलती के लिए अपने आप को कोसते हुए बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं यहां आ गई। नित्या श्रेष्ठ से बात ही कर रही थी कि अचानक से उसकी नजर आगे से आते हुए ट्रक पर पड़ी, जो बहुत तेजी से नित्या के गाड़ी की तरफ ही बढ़ रहा था। उसे देखकर नित्या की आंखें बस बाहर ही आ गई और वो गाड़ी के ब्रेक्स लगाने की कोशिश करते हुए बोली, श्रेष्ठ ट्रक आ रहा है अंडरस्को। ये सुनकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए और श्रेष्ठ उसकी गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, नित्या मैं आ रहा हूं अंडरस्को। अभी नित्या उसकी गाड़ी को दूसरी डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर सकती थी क्योंकि वहां खाई थी। अब नित्या को सिर्फ उसकी मौत दिखाई देने लगी, जिसकी वजह से वो अपनी टूटती हुई आवाज में श्रेष्ठ से बोली, आई थिंक द अंडरस्को दिस इज माई एंड श्रेष्ठ। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ पागलों की तरह उस पर गुर्राते हुए बोला, वहां पर आकर मारूंगा आपको अगर फालतू की बातें की तो। मैं आ रहा हूं अंडरस्को। वो ट्रक बस नित्या की गाड़ी से 1 मिनट की दूरी पर था, जिसे देखकर नित्या श्रेष्ठ की बात को बीच में ही काटते हुए बोली, आई लव यू श्रेष्ठ अंडरस्को। इसी के साथ श्रेष्ठ और सिद्धार्थ को दूसरी तरफ से बहुत तेज आवाज आई, जिसे सुनकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। श्रेष्ठ फोन पर चिल्लाते हुए बोला, नित्या अंडरस्को नो, आप मेरी बात सुन रहे हो? हेलो हेलो। फोन कट चुका था और जैसे उनकी उम्मीद भी कट चुकी थी। श्रेष्ठ की गाड़ी उस जगह पर पहुंची और उसकी गाड़ी के पीछे सब लोग भी वहां आए। जब उन्होंने नीचे खाई में देखा, उन्हें वहां नित्या की गाड़ी पूरी तरह से ब्लास्ट होकर जलती हुई दिखाई दी। उसे देखकर ही सब लेडीज रोने लगी और श्रेष्ठ उसके घुटनों पर बैठकर अपनी ब्लैंक आंखों से उस जलती हुई कार को देखकर बोला, यू कांट लिव मी अलोन नित्या। ऐसा नहीं कर सकते आप। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। दी एंड अंडरस्को थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।